लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दिल्ली में हैं, पूर्व चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम दिल्ली में हैं, नए चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता दिल्ली में हैं और DGP दिलबाग सिंह भी दिल्ली में हैं और उसके अलावा अलग अलग एजेंसियों से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिसरान भी दिल्ली में हैं। ये खबर आम है और इस खबर के आम होने के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन का भी इसी समय दिल्ली होना और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ बुखारी का भी बिल्कुल इसी वक्त में दिल्ली होना और उसके बाद चीमा गोइयां न हो, स्पेकुलेशंस न हो और जो कुछ जम्मू कश्मीर में अभी तक घटा है उस घटनाक्रम को जब आप ध्यान में रखते हैं तो जाहिर सी बात है स्पेकुलेशंस होना और स्पेकुलेशंस के साथ साथ में अलग अलग तरह की बातें उड़ना स्वाभाविक सी बात है। एक खबर ये उड़ रही है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जम्मू को स्टेटहुड दी जा रही है, कश्मीर को लोगों ने यूनियन टेरिटरी बना दिया है। दूसरे लोग खबर ये उड़ा रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर जो है फेरबदल होने जा रहा है। तीसरा एक धड़ा वो भी है जो ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को की स्टेटहुड रिस्टोर की जा रही है। ये सारी बातें चल रही हैं। इन सारी बातों के बीच में स्ट्रेट लाइन ने कोशिश की कि अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग स्तर पर काम करने वाले लोगों से, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों से कुछ थोड़ा सा उनको टटोला जाए, मालूम किया जाए कि आखिरकार दिल्ली में वीकेंड पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का, चीफ सेक्रेटरी का, इन सब का होना क्या किस और इशारा करता है। तो मालूम ये चला कि सभी लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है इस मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर में जो 4 एडवाइज़र हैं और एडवाइज़र्स जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे, उनका नंबर इंक्रीज़ किया जाएगा या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडवाइज़र्स हैं उनमें से कुछ को रिप्लेस करके उनकी जगह नए एडवाइज़र आएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद जो पॉलिटिकल एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात थी कि पॉलिटिकल लोगों से को एडवाइजरी काउंसिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की शामिल किया जाए ताकि एक कनेक्ट लोगों के और सरकार के बीच में पैदा हो। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। संभावनाएं क्या हैं, आइए उन पर नजर दौड़ाते हैं। संभावनाएं, इससे पहले कि आपसे मैं संभावनाओं पर बात करूं, आप तक ये पहुंचाना जरूरी है कि कल भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं की मीटिंग बुलाई है। अब दिल्ली में ये सभी लोग मौजूद हों, हालांकि सुनने में आ रहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दोनों चीफ सेक्रेटरी कल जम्मू कश्मीर वापस आएंगे और कल ही पूर्व चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम चार्ज हैंड ओवर करेंगे नए चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता को और उसके बाद दिल्ली की ओर वो प्रस्थान करेंगे, जैसे उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि 7 तारीख को जम्मू कश्मीर से दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। अब कल भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष की मीटिंग बुलाना, अब जिस तरह का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हर आदमी भारतीय जनता पार्टी की जब कोई मीटिंग होती है उस मीटिंग के ऊपर नजरें गड़ाए रखता है कि इस मीटिंग का मकसद क्या हो सकता है और इस समय ही ये मीटिंग क्यों हो रही है। वो तो कल पता चलेगा, लेकिन सुनने में जो आ रहा है वो यही है कि कल जो मीटिंग बुलाई जा रही है उस मीटिंग का एजेंडा भी कल ही तय होगा। कल मॉर्निंग में ही तय किया जाएगा कि क्या उस मीटिंग में डिस्कस होना है, वो कल तय होगा। लेकिन क्या संभावनाएं हैं, आइए उन पर नजर दौड़ाते हैं। पहली संभावना कि क्या जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनेगी, जम्मू को स्टेटहुड दिया जाएगा, क्या इस पर कोई सोच विचार हो रहा है? कोविड-19 के पेंडेमिक से पूरा देश जूझ रहा है। पूरे देश का फोकस इस समय वैक्सीनेशन है और कोई भी जिम्मेदार सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव को जिसने प्रायोरिटाइज किया हो, लोगों की जान बचाने का तहिया किया हो, इस इतनी बड़ी मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच में किसी भी एक नई राजनीतिक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बारे में सोच विचार तो कर सकती है, लेकिन उसको अमलाने का इमीडिएटली कोई प्रोग्राम बनाएगी, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। दूसरा, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन करना,
इसके लिए जाहिर सी बात है राज्यसभा में जाना है, लोकसभा में जाना है, बिल पारित होना है, बिल के पारित होने के बाद दोबारा रीऑर्गेनाइज हो सकता है। लेकिन इसका कोई उदाहरण इतिहास से मिलता हो, नहीं मिलता। यानी हिस्ट्री में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया और फिर थोड़ी देर के बाद आपने दोबारा रीऑर्गेनाइज किया। ये ना तो स्ट्रेटजिकली सरकार के लिए सही बैठता है और ना ही जो जानकार हैं सिक्योरिटी एपरेटस के, जो जानते हैं समझते हैं कि आतंकवाद और अलगाववाद की जो लड़ाई जम्मू कश्मीर में लड़ी जा रही है, क्या उसमें ये संभव है, तो वो कहते हैं फिलहाल संभव नहीं है। दूसरा, चूंकि ये लोकसभा और राज्यसभा इसमें इन्वॉल्व होगी तो जाहिर सी बात है बिल बनना है, बहुत सारी और चीजें होनी है, आनन फानन में ये चीज होने वाली नहीं। तो इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए कि इसकी कोई संभावना है, वो भी संभावना आप अपने दिमाग से फिलहाल के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि इस समय ना तो लोकसभा सेशन में है ना राज्यसभा सेशन में है। और दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस समय कोविड-19 के पेंडेमिक से देश लड़ाई लड़ रहा है। इस समय देश की प्रायोरिटी है वैक्सीनेशन। इस समय वैक्सीनेशन, जितनी ज्यादा वैक्सीन केंद्र सरकार राज्य सरकारों को और यूटी की सरकारों को अवेलेबल करा सके, फोकस सरकार का उस चीज के ऊपर है। तो आप इस चीज को तो फिलहाल भूल जाइए। अब क्या स्टेटहुड रिस्टोर होगी? जहां तक स्टेटहुड की रिस्टोरेशन का ताल्लुक है, जो जानकार हैं इन मामलों के, वो ये कहते हैं कि जब तक डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज मुकम्मल नहीं हो जाती, तब उससे पहले स्टेटहुड रिस्टोर करना, इसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। क्योंकि आपने जिस समय रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया था, पार्लियामेंट से पारित कराया था, आपने उसी समय जो डीलिमिटेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, जो डीलिमिटेशन के ऊपर रोक लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में, उस रोक को आपने हटाया और डीलिमिटेशन कमीशन इस समय अपना काम कर रहा है। डीलिमिटेशन कमीशन ने अलग अलग राजनीतिक दलों को कहा था कि अब आइए हम आपसे बातचीत करेंगे। उन राजनीतिक दलों ने ऐतराज जताए थे कि हम बातचीत करने नहीं जाएंगे, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे। लेकिन पिछले दिनों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया और कुछ लोगों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर ये सुनने को मिला कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस डीलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करे। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस डीलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है और डीलिमिटेशन कमीशन की अभी तक रिपोर्ट आई नहीं, डीलिमिटेशन हुई नहीं, तो उससे पहले स्टेटहुड रिस्टोर होगी, वो संभावना, उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। वो भी, उसको भी आप लगभग समझिए कि वो भी एक हवा है, अफवाह है, उड़ रही है और आप तक पहुंच रही है। और बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर किया भी कि स्टेटहुड बीइंग रिस्टोर्ड इमीडिएटली। एक फैसला लिया जा सकता है, एक टाइम फ्रेम तय किया जा सकता है कि ये टाइम फ्रेम है, 6 महीने में रिस्टोर करेंगे, साल के बाद रिस्टोर करेंगे, 4 साल बाद रिस्टोर करेंगे, 5 साल बाद रिस्टोर करेंगे। कोई टाइम फ्रेम, कोई टाइम टेबल तय किया जा सकता है। लेकिन इमीडिएटली रातों रात हो, डीलिमिटेशन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद, इसकी संभावनाएं भी बहुत कम है, ना के बराबर है। इसको भी आप थोड़ा साइड पे रखिए। अब तीसरी चीज कही जा रही है, जो ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल एडवाइजर्स आएंगे, पॉलिटिकल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक पॉलिटिकल एडवाइजरी काउंसिल, पॉलिटिकल लोगों की एडवाइजरी काउंसिल चाहेंगे इस समय? उनके काम करने की शैली को अगर देखा जाए, काम करने का जो उनका तरीका है उसको अगर देखा जाए, तो संभावनाएं उसकी भी बहुत कम नजर आ रही। वो भी प्रेफर करेंगे उन लोगों को जो लोग उनके काम में दखलंदाजी कम करें, जो लोग मैथमेटिकल हों, पॉलिटिकल ना हो। मैथमेटिकल से मेरी मुराद ये है कि सरकारी बाबू अगर आपका पॉलिटिकल एडवाइजर है, उसका अपना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा, उसकी संभावनाएं बहुत कम है। उसे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई फर्क पड़ता हो, उसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वो सरकारी बाबू जो रिटायरमेंट के बाद आपका पॉलिटिकल एडवाइजर, आपका एडवाइजर बना है, उस सरकारी बाबू को किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन नहीं लड़ना, उसको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी डिस्ट्रिक्ट में जाए नहीं जाए, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे नहीं करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नतीजा ये निकलता है कि वो एक एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा तो होता है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी फैसला लेंगे, उस फैसले का वो विरोध करे या उस फैसले को वो गलत या सही ठहराए या अपने इलाके की मांगों को बाकी इलाकों की मांगों के ऊपर प्रायोरिटाइज कराए, उसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो इसलिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो ये चाहते हैं कि जब वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के
ओहदे से दस्तबरदार हों और यहाँ से वापस जाएं, तो उनको लोग कहें कि जम्मू कश्मीर में जब 370 को अमेंड किया गया था, 35A को हटाया गया था और यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो वहाँ हालात को सुधारने में और दोबारा से जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की पटरी पर लाने में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बहुत अहम रोल प्ले किया। वो जरूर चाहेंगे कि एज अ पॉलिटिशियन ये तमगा इम्तियाज उन्हीं को मिले, और जब वो उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति में दोबारा वापस जाते हैं तो वो कम से कम बड़े फख्र के साथ ही कह सकें कि मैंने जम्मू कश्मीर में जब था, मेरे साथ एक ब्यूरोक्रेटिक टीम थी, काम मेरा था, दिमाग मेरा था, सब कुछ मेरा था, और मैंने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के साथ जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारने में बड़ा रोल प्ले किया। तो हर राजनीतिक व्यक्ति यही चाहता है। और यूपी के दंगल में मनोज सिन्हा एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, छोटे प्लेयर नहीं हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। इसलिए बड़े प्लेयर हैं कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, तो सबसे पहला नाम जो वहां यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर मीडिया में आया, स्पेकुलेशंस में आया, जिसपे डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, वो मनोज सिन्हा का नाम था। तो मनोज सिन्हा को कोई छोटे लेवल का या छोटे स्तर पर काम करने वाला पॉलिटिशियन कोई समझेगा तो उसकी गलतफहमी है। बहुत बड़े कद के नेता हैं, इसीलिए उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का बनाकर भेजा गया है। तो जाहिर सी बात है, यूपी में के दंगल में अगर कोई बड़ा फेरबदल होता है, वहां कोई बड़ा बदलाव आता है, तो केशव प्रसाद मौर्य के बाद या जो अन्य लोग वहां पर हैं, उन नेताओं के बाद अगर किसी नेता का कद इतना है कि उसको यूपी के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है, छवि के हिसाब से, अपनी साफ सुथरी छवि के हिसाब से, तो मनोज सिन्हा के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं है। और वो राजनीतिक दंगल से बाहर हैं, ये भी कहा नहीं जा सकता। वो यूपी के राजनीतिक दंगल में आज के दिन भी हैं, जब वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आपने देखा होगा, बड़ी बार वो उत्तर प्रदेश जाते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां का दौरा भी करते हैं, और वहां अगर कहीं किसी समारोह में उनको बुलाया जाए तो एक अतिथि के तौर पर, एक गेस्ट के तौर पर जरूर वहां पर जाते हैं वो। तो इसका मतलब यूपी के राजनीतिक दंगल से आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बाहर नहीं निकाल सकते। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए वो, उनकी अपनी इच्छा नहीं होगी कि उनके साथ राजनीतिक लोगों को जोड़ दिया जाए। उनकी अपनी इच्छा यही रहेगी कि कुछ 2-4 और सरकारी बाबू आ जाएं तो चलो काम चलेगा, 4 बाबू और रहेंगे तो उनके पास और कुछ महकमे रहेंगे, लेकिन करना क्या है, पॉलिटिकल रोड मैप क्या है, सोशल रोड मैप क्या है, बाकी रोड मैप्स क्या हैं, वो सारे रोड मैप तय करने का काम मैं करूंगा। और केंद्र को भी ये चीज सूट करती है। क्यों सूट करती है वो भी आपको बताते हैं। केंद्र को इसलिए ये चीज सूट करती है क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर में 370 को अमेंड करके 35A को हटाने के बाद जो कारोबारियों की दिक्कतें हैं, जो राजनीतिक दिक्कतें हैं, जो राजनीतिक परेशानियां, उनको एड्रेस करना है। तो आप चाहेंगे कि 1-on-1 डायलॉग हो, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का तरीका है काम करने का, उसमें है 1-on-1। मैं सबसे मिलूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी मिलूंगा, कांग्रेस से भी मिलूंगा, बाकी लोगों से भी मिलूंगा, हर एक से बातचीत करूंगा, और हर चीज में खुद इंटरेस्ट लेते हैं। तो चाहेंगे क्या वो कि कंट्रोल सेंटर एक ही रहे। अब जाहिर सी बात है, अगर पॉलिटिकल एडवाइजर आते हैं, मान लीजिए 4 लोग बीजेपी के आ गए, 4 लोग कश्मीर से आ गए, एक सज्जाद लोन की पार्टी से हो गया, एक अल्ताफ बुखारी की पार्टी से हो गया, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो गया, और एक अन्य किसी दल से हो गया, 4 लोग आ गए। अब इन 4 लोगों के इंटरेस्ट अपनी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहेंगे। जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के 4 लोग हों या अन्य किसी दल से जुड़े हुए लोग हों, उनका भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा कि भाई मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं, मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मेरे क्षेत्र को आप प्रायोरिटाइज करिए। तो वो अपने क्षेत्र की प्रायोरिटाइजेशन में लग जाएंगे, अपनी पार्टी का कद बड़ा छोटा करने के चक्कर में रहेंगे, अपनी पार्टी की राजनीति को ध्यान में रखते हुए सारे फैसले लेंगे। वो लेना भी है, मजबूरी है, करेंगे क्या, लोगों के बीच में उनको रहना है। तो मेरी अपनी जाति जो सूझबूझ है और जो लोगों के साथ बातचीत करके निकला है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो, कोई अन्य दल हो, हर दल जब एडवाइजरी काउंसिल का कोई भी राजनीतिक आदमी हिस्सेदार बनेगा तो वो जाहिर सी बात है अपनी पार्टी इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। करना भी चाहिए, स्वाभाविक है। वो पार्टी इंटरेस्ट को इसलिए भी प्रमोट करना है क्योंकि आपने आगे चुनाव लड़ने हैं, चुनाव में आपने हिस्सा लेना है। तो चुनाव में हिस्सा लेने के लिए आप एडवाइजरी काउंसिल में आकर आप अपनी पार्टी का जो आपका प्रोफाइल है उसको ठीक करने में लग जाएंगे। एडवाइजरी, इस पॉलिटिकल एडवाइजरी काउंसिल का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, वो तो वो अपना जो भी पक्ष रखेंगे केंद्र के सामने, वो उनकी बात है।
लेकिन जहां तक उनकी कार्यशैली है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो साफ तौर पे दिखता है कि वो नहीं चाहेंगे इस वक्त कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो लोकल लेवल पे हो, लोकल लेवल पे कोई पॉलिटिकल दिक्कत या कोई परेशानी आए उनको, वो चाहेंगे कि पॉलिटिकल लोग उनको अपना इनपुट दें और उस इनपुट की बुनियाद पर वो काम करते रहेंगे, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि उनको कोई उनके इनर सर्कल में इस किस्म की कोई दिक्कत हो। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल लोगों को एडवाइजरी काउंसिल में लेने का फायदा केंद्र सरकार को यह होगा कि जिस सिविल सचिवालय में आपको सरकारी बाबुओं की गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नजर नहीं आती, वहां आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। अब लोग किससे मिलने आएंगे? वो जो पॉलिटिकल एडवाइजर बने होंगे। तो एक कनेक्ट जो है वो आम लोगों और सरकार के बीच में पैदा करने का एक माध्यम है पॉलिटिकल एडवाइजर्स को एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सेदार बनाना। दूसरा ये कि 370 और 35A के हटने के बाद जो दिक्कतें परेशानियां आम लोगों को जम्मू कश्मीर में आ रही हैं, नए लॉज आए हैं, नए कानून आए हैं, बहुत कुछ नया जम्मू कश्मीर में आया है। इन तमाम चीजों के जाहिर सी बात है इनके प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं। माइनस आदमी को ज्यादा दिखता है, प्लस आदमी को कम दिखता है। अब उस माइनस को प्लस में कैसे बदलना है वो राजनीतिक लोगों को आता है। तो अगर एडवाइजरी काउंसिल में राजनीतिक लोग होंगे, वो इस माइनस को प्लस में बदलने का काम अपने मेहनत, अपने परिश्रम और लोगों के साथ संवाद करके कर सकते हैं। लेकिन अगर मनोज सिन्हा साहब वो संवाद खुद ही करने लग जाएं कि संवाद भी मैं करूंगा, बात भी मैं करूंगा, प्लान भी मैं करूंगा, तो फिर पॉलिटिकल एडवाइजर्स नहीं होंगे। फिर यही जो सरकारी बाबू हैं, आज 4 हैं, कल 8 हो सकते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी कि एक जो आंकलन लगाया जा रहा है कि पॉलिटिकल एडवाइजरी काउंसिल बन सकती है, उसकी संभावनाएं भी हैं। और अगर सरकार ये फैसला लेती है, हालांकि ये फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जाती तौर पर, जब वो जिस तरीके काम करने का उनका अंदाज है, उस जाती तौर पर उनको ये फैसला सही नहीं लगेगा और उनको थोड़ी देर तक दिक्कत आएगी और एडजस्ट करने में भी परेशानी होगी। लेकिन पॉलिटिकल लोगों की एडवाइजरी काउंसिल सरकार को आम लोगों के करीब ले जाएगी और जो दिक्कतें परेशानियां लोगों को आ रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनका अजाला होना शुरू होगा। लोग तब भी शोर हंगामा करते रहेंगे, लेकिन एक कनेक्ट कम से कम सिविल सचिवालय और आम लोगों के बीच में पैदा हो जाएगा। उसके बाद आखिर में अब जो दिल्ली में आज सब कुछ चल रहा है, इसमें सज्जाद लोन, सैयद अल्ताफ बुखारी दिल्ली में हैं। उनके दिल्ली जाने का कोई भी कारण हो सकता है। सैयद अल्ताफ बुखारी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। सज्जाद गनी लोन का परिवार दिल्ली में है और उसके चलते हो सकता है अपने परिवार से मुलाकात करने गए हों, हो सकता है अपने परिवार के साथ हॉलिडेइंग कर रहे हों, वीकेंड है, कर सकते हैं। और इसके बीच में यह भी संभावना है कि इसके चलते अगर हो सकता है वो गृह मंत्री से समय मांगे और मुलाकात करने के लिए चले जाएं। अल्ताफ बुखारी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किसी से समय मांगे और वो समय देते हैं तो उनसे मुलाकात करने चले जाएं और कश्मीर के हालात पर बात हो, जम्मू के हालात पर बात हो, ये संभव है। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। और अगर किसी स्तर पर ये लोग इन्वॉल्व भी किसी किस्म के डायलॉग में होंगे तो एक बात तो साफ है कि वो डायलॉग इस समय एडवाइजरी काउंसिल से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी बड़े ब्यूरोक्रेटिक रिशफल से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी बड़े पुलिस रिशफल से जुड़ा हुआ हो सकता है, मगर जो बाकी अटकलें आप लगा रहे हैं उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। अंत में आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजिक और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा। पूर्व चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम जम्मू कश्मीर में इतिहास का हिस्सा बनकर चले गए। उन्होंने 370 की अमेंडमेंट, 35A का एब्रोगेशन, DDC, BDC, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने कार्यकाल में देखी हैं। पसे पर्दा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इल्म, जिनका नॉलेज चीफ सेक्रेटरी को होगा, गृह मंत्रालय को होगा, प्रधानमंत्री के दफ्तर को होगा। और चूंकि अब इतना बड़ा रिशफल हुआ है, चीफ सेक्रेटरी 3 साल, लगभग 3 साल के इस टेन्योर के बाद दिल्ली वापस गए हैं, नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं और अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अब सब काम उन्हीं को करने हैं। वो काम भी जो कल तक चीफ सेक्रेटरी अपने छोटे से कमरे से कर रहे थे, वो काम भी अब उनको करना है। और जम्मू कश्मीर को लेकर ये एक धारणा सब में बनी है, जम्मू कश्मीर इज नॉट ईजी टू गवर्न। जम्मू कश्मीर आसान नहीं है गवर्न करने के लिए। छोटी सी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसकी अपनी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और अपनी जो दिक्कतें परेशानियां इसकी हैं, उसके चलते तभी केंद्र सरकार लंबे समय से यहां पर जिस भी व्यक्ति को भेजती वो या तो कोई ब्यूरोक्रेट, कैरियर ब्यूरोक्रेट होता था, या रॉ का कोई रिटायर्ड ऑफिसर, IB का कोई रिटायर्ड ऑफिसर, या पूर्व आर्मी चीफ,
या सेना का कोई बड़ा कमांडर भेजा जाता था। वजह ही यही थी बिकॉज जम्मू कश्मीर की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिस प्रदेश में आप आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ाई लड़ रहे हो, जहां पर 24/7 कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही हो, वहां पर आप ऐसे ही एक व्यक्ति को चाहते हैं जो खामोशी के साथ राजभवन में अपना काम करे और इंश्योर करे कि जो केंद्र का इंटरेस्ट है, जो भारत का इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट की यहां पर बैठकर सुरक्षा करे। अब चूंकि 370 अमेंड हो गया, 35 खत्म हो गया, अब तो आप यूनियन टेरिटरी हैं, तो अब तो सारी जो गवर्नेंस है वो होम मंत्रालय से हो रही है। तो संभावना ये भी है कि एक रूटीन की मीटिंग, जिस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और सभी लोग बैठे हों और उसमें तमाम चीज़ों का संज्ञान लिया जाए कि क्या अमरनाथ यात्रा को, क्योंकि अभी समय 28 जून से शुरू होनी थी, तो क्या अमरनाथ यात्रा शुरू की जाए, क्या 2 महीने की यात्रा हम करा सकते हैं, क्या हम यात्रा के पीरियड को कम करेंगे, या हम पिछली बार की तरह दिल्ली दूरदर्शन के ऊपर यात्रा के लाइव विजुअल्स चलाएंगे और लोगों को ये मौका देंगे कि वो टेलीविजन चैनल के ऊपर ही दर्शन कर लें और यात्रा को स्थगित कर दें, क्योंकि कोविड-19 अभी भी गया नहीं, अभी भी हमारे बीच में है और थर्ड वेव का खतरा और डर बना हुआ है और वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेशन का सिलसिला चल रहा है। इस पर भी फैसला लेना है। क्या कोई बड़ा सिक्योरिटी बदलाव करना है, उसकी भी वो भी लगभग यूं समझ लीजिए ऑन कार्ड्स है। उसकी वजह ये कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो हैं वो प्रमोट हो चुके हैं, उनकी रिप्लेसमेंट आपको चाहिए, उनकी जगह नए लोग चाहिए। तो क्या वो इमिनेंट है, क्या करना है, और अगर करना है तो कौन लोग हैं जिनको अब जिम्मेदारी दी जाए, इस पर भी चिंतन मंथन हो सकता है। डीलिमिटेशन मुकम्मल होगी, डीलिमिटेशन के बाद नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी, चुनाव कब कराने हैं, क्या कुछ करना है, हो सकता है इस पर भी चिंतन मंथन हो रहा हो। बहुत सारे प्रोग्राम्स केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, बहुत नए प्रोग्राम आने वाले हैं। किस आदमी को किस प्रोग्राम के लिए कहां पर क्या जिम्मेदारी देनी है, चिंतन मंथन का विषय है। और चूंकि वीकेंड है, और वीकेंड इसलिए भी, आप वैक्सीनेशन को लेकर भी आप जानते हैं कि वैक्सीन 45 के एबो वालों के लिए कोविशील्ड चाहिए, 45 से नीचे वाले जो हैं वो कोवैक्सीन लगवा रहे हैं, कोविशील्ड भी लगवा रहे हैं। एक डोज लग गया, दूसरी लगवानी है, उसका भी प्लान बनाना, खाका तैयार करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक नई टीम के साथ काम करेंगे, अब BVR सुब्रमण्यम टीम में नहीं होंगे। जिस नई टीम के साथ उनको काम करना है, उस नई टीम को भी ये बताना कि ये भी हम कर रहे हैं, ये भी हम कर रहे हैं, ये सब चीजों का भी आपने ख्याल रखना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जम्मू कश्मीर को लेकर जो इस समय हो रही हैं। उन सभी चीजों को अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आगे लेकर चलना है। तो अगर वीकेंड पर ये लंबी मीटिंग हुई है, इसके चलते बहुत सारी अटकलें लगाना और एकदम से स्टेटहुड रिस्टोर हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। आप लोग बहुत पढ़े लिखे, समझदार, सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, कानून थोड़ा पढ़ लिया करें। ओवरनाइट कोई भी चीज़ नहीं होती। देश इस वक्त कोविड से जूझ रहा है, देश इस वक्त और कई परेशानियों से जूझ रहा है, और उन परेशानियों से देश को बाहर निकलना है और इकोनॉमी जो टैंक कर गई है उसको दोबारा से वापस रिस्टोर करना है। हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, और इन प्रायोरिटीज के बीच में ये जो आप अटकलें लगा रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज़ संभव नहीं है। संभव मैंने आपको बता दिया क्या है। अगर वो भी होता है, वो भी जम्मू कश्मीर के लिए एक खुशाइन डेवलपमेंट होगी, अगर पॉलिटिकल एडवाइजर्स आते हैं। अगर वो नहीं होता और लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ही, मनोज सिन्हा खुद ही कहते हैं कि मैं ही ये सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। तो उम्मीद मैं करूंगा कि स्ट्रेट लाइन के इस लाइव के माध्यम से जो कुछ मैंने आप तक पहुंचाया है, आप इस पर सोच विचार करेंगे, मंथन करेंगे, और कल भारतीय जनता पार्टी की जो 11 बजे जम्मू कश्मीर में मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या कुछ होगा वो भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मगर एक बात तो पक्की है कि जम्मू कश्मीर में अब वो माहौल बन गया है जिसमें दिल्ली में मामूली सी स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर भी अगर मीटिंग हो रही होगी ना, तो यहाँ पर हवाइयाँ इतनी उड़ती हैं कि फिर रोकना मुश्किल हो जाता है।